मैं सतीश, जेआरएफ एंड रिसर्च स्कॉलर, इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को सॉल्व करा दिया था 2009 का जून का पेपर। अब ये है यूजीसी नेट 2009 का दिसंबर वाला पेपर ज्योग्राफी का है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए 50 प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि जब प्रतिकूल दिशा से अंतर्जात बल क्षितिजी रूप में कार्य करते हैं, प्रतिकूल दिशा से अंतर्जात बल क्षितिजी रूप में कार्य करते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होता है। दबाव और तनाव पैदा होते हैं। एक परिणामतः एक बड़ी गुंबदाकार आकृति के स्थल रूप का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है। जब प्रतिकूल दिशा से अंतर्जात बल क्षितिजी रूप में कार्य करते हैं, जिसके कारण दबाव और तनाव पैदा होता है, परिणामतः बड़ी गुंबदाकार आकृति का निर्माण होता है, तब यह प्रक्रिया कही जाती है। तो इसका सही आंसर है संवलीकरण। ठीक है, संवलीकरण सही आंसर डी हो जाएगा। एक का डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी लासन 1915 के द्वारा पेडिमेंट की उत्पत्ति में कौन सी व्याख्या सर्वप्रथम प्रस्तुत की गई थी? एसी लासन द्वारा पेडिमेंट की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया था 1915 में, इसीलिए 1915 दिया है। तो कौन सा सिद्धांत दिया गया था एसी लासन द्वारा? ए है देखिए चादरीय बाढ़ जमाव, बी है क्षितिज जमाव और सी है पर्वतनीय मुख का अपगमन यानी पर्वताग्र का पीछे हटना और पार्श्वी क्षरण। तो पर्वतीय मुख का अपगमन या पर्वताग्र का पीछे हटना, पर्वत के आगे का भाग को पीछे हटना, वही पर्वताग्र का पीछे हटना। तो एसी लासन द्वारा दिया गया था पर्वतीय मुख का अपगमन, पीछे पर्वतीय मुख का पीछे की ओर हटना। तो एसी लासन 1915 में पेडिमेंट की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत का नाम क्या था? उस सिद्धांत का नाम क्या था? पर्वतीय मुख का अपगमन या पर्वताग्र का पीछे हटना। तो ये हो जाएगा आपका सी आंसर। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन देखिए, अभी कथन और कारण क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कथन क्या दिया है? काष्ठ प्रदेश में घोलरंध्र सर्वाधिक सामान्य और विस्तृत स्थलाकृति है। काष्ठ प्रदेश में घोलरंध्र सर्वाधिक सामान्य और विस्तृत स्थलाकृति है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। अभी कथन बिल्कुल सही है कि काष्ठ प्रदेश में घोलरंध्र सर्वाधिक सामान्य और विस्तृत स्थलाकृति है। ठीक है। दूसरा दिया है स्थलाकृति के अनुसार घोलरंध्र एक गर्त होता है, ठीक है, जिसकी गहराई 1 मीटर से कम। देखिए घोलरंध्र की गहराई जो है 3 मीटर से शुरू हुई है। इसकी गहराई सामान्य गहराई 3 से 10 मीटर होती है या 3 से 20 मीटर भी हो सकती है। सामान्यतः 3 से 10 मीटर इसकी होती है। तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा कि जिसकी गहराई 1 मीटर से कम या कुछ 100 मीटर तक भिन्न होती है। तो 1 मीटर से कम तो नहीं होती है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कथन सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए सही है पर आर गलत है। ए सी आंसर सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसको सुमेलित करना है, पुस्तक है और लेखक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ है, टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी है, द अर्थ है और द अनस्टेबल अर्थ है। इधर लेखक का नाम है। तो द अनस्टेबल अर्थ तो जे स्टेयर्स का है, डी का चौथा हो जाएगा। डी का चौथा देखिए 2 में है। ठीक है। अगला देखिए द अर्थ जेफ्रीज का हो जाएगा, द अर्थ, यानी सी का दूसरा हो जाएगा। सी का दूसरा एक ही में, इसका मतलब आंसर तो ये निकल गया है। और आगे देख लेते हैं। और टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी हो जाएगा
सी ए किंग का, टेक्निक्स इन जियोमॉर्फोलॉजी सी ए किंग, और मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ यल सी किंग, मार्फोलॉजी ऑफ द अर्थ यल सी किंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतों का क्रम निर्धारित कीजिए। एकरूपता का सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, गतिक संतुलन का सिद्धांत है, और संवहन तरंग का सिद्धांत है। तो एकरूपता का सिद्धांत 1785 के आसपास आया था। तो सबसे पहले तो एकरूपता का सिद्धांत ही हो जाएगा। तो दो में ऑप्शन एक है, ए और डी में। आगे देखते हैं। फिर दिया है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ये देखिए, एफ बी टेलर तो 1908 में दिए थे, वेगनर 1912 में इसको दिए थे। फिर भी ये दूसरे स्थान पे आ जाएगा आपका। ठीक है, 1908 और 1912 में वेगनर ने दिया था। तो फिर उसके बाद गतिक संतुलन का सिद्धांत और संवहन तरंग का सिद्धांत। देखिए, संवहन तरंग का सिद्धांत आ जाएगा, यानी इसका एक है, एक के बाद क्या हो जाएगा आपका? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, यानी एक के बाद दूसरा हो जाएगा, एक के बाद दूसरा यहाँ पे है। फिर उसके बाद संवहन तरंग का सिद्धांत आया था 1928 या 29 में, 1928-29 में आया था संवहन तरंग का सिद्धांत, होम्स का, आर्थर होम्स का संवहन तरंग का सिद्धांत। यानी पहला हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हो गया, फिर उसके बाद चौथा हो गया, और लास्ट में क्या हो जाएगा? गतिक संतुलन का सिद्धांत तीसरा हो जाएगा। 1950-60 के दशक में आया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 5वें का सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कथन और कारण क्वेश्चन है। जब शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर, जब शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म ह्रास दर पर्यावरणीय ह्रास दर से कम हो तब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होती है। तब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होती है। ठीक है, और कारण क्या दिया है? जब वायु सभी स्तरों पर जब वायु समूह सभी स्तरों पर आरोहित होता है तब आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होता है। तो आसपास के पर्यावरण से अधिक गर्म होता है। जब वायु सभी स्तरों पर आरोहित होता है तो आसपास के पर्यावरण से गर्म होता है। तो ये थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि जब शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म, इसको थोड़ा सा दर पर्यावरण ह्रास दर से कम हो तब वायु स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होती है। स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होती है। तो स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होती, जब स्थिर वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी होगी तो पर्यावरण ह्रास दर कम हो, और उसके साथ साथ जब शुष्क और आर्द्र रुद्धोष्म दर दोनों के से पर्यावरण ह्रास दर कम हो। तो स्थिर तो रहेगी नहीं जब वायुमंडलीय स्थिति प्रभावी रहेगी। तो ये जो है क्वेश्चन, ये कथन जो है, दृढ़ कथन जो दिया है हिंदी में, ये गलत हो जाएगा। जब वायु समूह सभी स्तरों पर आरोहित होती है तब आसपास के पर्यावरण में अधिक गर्म होता है। जब वायु गर्म होती तभी तो ऊपर की ओर उठती ही है। जब कब ऊपर की ओर उठेगी? जब आसपास के जो क्षेत्र गर्म होंगे, गर्म होके तब वायु ऊपर उठेगी। ठीक है, तो गर्म होके वायु ऊपर उठेगी। इसका मतलब कारण सही है लेकिन कथन गलत है, यानी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, परिपक्व तड़ित झंझा की विशेषता है। देखिए, परिपक्व तड़ित झंझा की विशेषता पूछा है, मैच्योर। तो मजबूत ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होना, विद्युत बल की कमी, वर्षण का अंत, बर्फ कणों का अभाव। तो परिपक्व तड़ित झंझा की विशेषता है मजबूत ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होना। परिपक्व तड़ित झंझा में क्या होता है? मजबूत ऊर्ध्वगामी और अधोगामी होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। केटाबेटिक विंड दिया है, चिनूक्स, सांताना, फोन।
तूफान तो देखिए आपका हो जाएगा आल्प्स के पूर्वी ढलानों पर बहने वाली शुष्क हवा, तो डी का चौथा हो जाएगा, डी का चौथा 2 में है, देख लीजिए। फिर अगला है सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया में गर्म शुष्क वायु, यानी सी का हो जाएगा आपका दूसरा, सी का दूसरा यानी बी में है, यही आंसर सही हो जाएगा। चिनूक्स क्या है? चिनूक्स एकदम फेमस है, बार बार पूछा जाता है। गर्म शुष्क वायु का राकी पर्वतों के पूर्वी ढलान की ओर बहना, चिनूक्स गर्म शुष्क वायु का राकी पर्वत के पूर्वी ढलान पर बहना। और केटाबेटिक विंड क्या हो जाएगा? उच्च भूमि में स्थित शीत वायु का प्रवाह, उच्च भूमि में स्थित शीत वायु का प्रवाह, केटाबेटिक विंड। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक बहने वाली सतह की हवा का आदर्श वैश्विक पैटर्न है। तो डोलड्रम सब में है, ठीक है, डोलड्रम सब में है, तो ये हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आपका व्यापारिक पवन आती है, तो व्यापारिक ट्रेड विंड इसमें भी दोनों में है, अभी दोनों चल रहा है, ए और डी ऑप्शन। फिर उसके बाद पछुआ पवन है, पछुआ पवन और पूर्वी वायु है यहाँ पे, तो पछुआ पवन आ जाएगा, तो ये भी सही है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। डोलड्रम, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, पूर्वी वायु, इसको ध्रुवी पूर्वी वायु कह लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा कन्फ्यूजन से बचने के लिए। अगर ये क्वेश्चन बनाए तो और अच्छा रहता, कोई बात नहीं, फिर भी लोग समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का परिणाम है, जलवायु पर सामुद्रिक प्रभाव का परिणाम क्या है? ऑप्शन ए दिया वार्षिक वर्षा में वृद्धि, ऑप्शन बी है शुष्कता में वृद्धि, ऑप्शन सी है वार्षिक ताप अंतराल में वृद्धि, वार्षिक ताप अंतराल में गिरावट। तो समुद्रिक प्रभाव जो होता है वो मौसम को सम बनाए रखता है, मौसम को सम बनाए रखता है, सामान्य मौसम बना रहता है, सामान्य मौसम बना रहता है, सम मौसम बना रहता है, अर्थात न अधिक गर्मी न अधिक ठंडी। तो वार्षिक ताप अंतराल में गिरावट इसका सही आंसर हो जाएगा। जलवायु पर समुद्रिक प्रभाव का परिणाम है वार्षिक ताप अंतराल में गिरावट, वृद्धि नहीं करता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। वे पौधे जो विघ्न की उच्चता के मध्य एवं तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है। वे पौधे जो विघ्न की उच्च सघनता के मध्य और तनाव की न्यून सघनता में बढ़ते हैं उन्हें कहा जाता है प्रतियोगी, तनाव सहने वाले, कोणधारी वन, रूडरल्स। तो इसमें देखिए तनाव सहने वाले पौधे, ये आप मेरे हिसाब से आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि रूडरल्स एक प्रजाति है छोटे पौधों की, ये भी है, तो मेरे हिसाब से इसका बी आंसर सही होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट करके बताइए इसका क्या सही आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से इसका बी सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। उत्पादक देखिए क्या है, एक प्रथम सूची सेकंड उत्पादक है, उत्पादक से किससे मिला लेंगे आप? पृच्छ क्या होता है? उत्पादक हो जाएगा, एक का तीसरा हो जाएगा, एक का तीसरा एक ही में, आंसर अभी मिल गया आपको। और बायोटा मतलब सभी जीव जंतु हो जाएगा, बी का चौथा। अजैविक तत्व वर्षा, अजैविक तत्व है भाई। और अपघटक क्या है? जीवाणु, डिकम्पोजर, जीवाणु हो गया। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 12 का बी, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुद्रिक जल का तापमान, कथन और कारण का है। सामुद्रिक जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ घटता है, सामुद्रिक जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ घटता है। और कारण क्या दिया है? तापमान की गिरावट 370 मीटर से 730 मीटर के बीच सुअंकित होती है। तो देखिए समुद्री जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ तो बढ़ता ही है, स्पष्ट रूप से ये क्वेश्चन कथन सही है। और कारण क्या दिया है? तापमान की गिरावट 370 मीटर से 700। जो देखिए एक जो थर्मोक्लाइन वाली परत होती है वो 1000 से या 200 मीटर से 200 मीटर से 1000 मीटर तक होती है। तो 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच जो थर्मोक्लाइन परत से कहा जाता है
थर्मोक्लाइन परत कहा जाता है। इसमें तापमान तेज़ी से गिरता है। तो तापमान तेज़ी से गिरता है तो ये देखिए 200 मीटर से 200 मीटर से 1000 मीटर के बीच में ही कह रहा है तापमान की गिरावट 370 मीटर से 730 मीटर के बीच शुभांकित होती है। तो ये भी ये भी कारण भी सही है। लेकिन सामुद्रिक जल का तापमान गहराई बढ़ने के साथ घटता है, क्योंकि तापमान की गिरावट 370 मीटर और 730 मीटर के बीच शुभांकित होती है। ये व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका स्पष्टीकरण नहीं है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया है। कथन और कारण का क्वेश्चन ये भी है कि हैगेट द्वारा अधिवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया है। हैगेट द्वारा अधिवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया है। वे कारण क्या दिया? वे अवधारणाएं जो स्थानिक समीक्षा में उपयोगी हैं वे हैं क्या क्या है? नाभीयता है, स्थानीयकरण है, अंतर संबंध है, असंगतता है। तो हैगेट द्वारा अधिवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेशों की समीक्षा में उन्हें बंद प्रणाली माना गया है। इसको आपको इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। देखिए, द स्पेशियल एनालिसिस ऑफ रीजन एडवोकेटेड बाई हैगेट कंसीडर देम एज क्लोज सिस्टम। तो स्पेशियल एनालिसिस की बात किया है। द स्पेशियल एनालिसिस ऑफ रीजन एडवोकेटेड बाई हैगेट कंसीडर देम क्लोज सिस्टम। तो ये असर्शन सही है। ठीक है, असर्शन सही है। क्लियर हो गया यहाँ पे। देखिए, हैगेट द्वारा अधिवलित यहाँ पे दिया था एडवोकेटेड, हैगेट द्वारा अधिवलित भौगोलिक क्षेत्रीय प्रदेश स्पेशियल एनालिसिस की समीक्षा में बंद प्रणाली माना गया है। बिल्कुल सही है। वे अवधारणा जो स्थानिक समीक्षा में उपयोगी है वे हैं नाभीयता, स्थानीयकरण, अंतर संबंध और असंगतता। ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या दोनों का नहीं कर रहा है, स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। तो ये क्या है? 20 का सही आंसर हो जाएगा। बी 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्थानिक संगठन की अवधारणाएं मुख्यतः निम्नलिखित से प्रेरणा लेती हैं। तो स्थानिक अवधारणाएं मुख्यतः से संभववाद दिया है, संरचनात्मकता और प्रकार्यात्मकता, व्यवहारिकता। तो देखिए, ये इसका सही स्थानिक संगठन मुख्यतः प्रेरणा लेती है प्रकार्यात्मकता से। ठीक है, फंक्शनलिज्म से। ठीक है, फंक्शनलिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थानिक संगठन, क्योंकि इंटरेक्शन की बात होती है, उसमें इंटरेक्शन की बात होती है, जुड़ाव की बात होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्राकृतिक प्रदेश की अवधारणा निम्नलिखित द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई है? जीन ब्रूंस द्वारा, कार्ल सावर द्वारा, लाप्ले दिया है, विडाल डेला ब्लास द्वारा। तो प्राकृतिक प्रदेश की जो अवधारणा दी गई है वे विडाल डेला ब्लास द्वारा दी गई है। विडाल डेला ब्लास, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। क्वेश्चन देखते हैं। वाल्टर इजार्ड, डेविड हार्वे, रिचर्ड हडसन, रिचर्ड पीट। तो देखिए, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी बहुत फेमस बुक है। किसकी हो जाएगी? रिचर्ड हडसन। सी का जो है हो गया आपका चौथा। सी का चौथा 2 में है। अभी अब देखते हैं, ये वो भी चल रहा है। अब देखिए, फिर उसका रिचर्ड पीट का रेडिकल ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है, यानी डी का हो जाएगा तीसरा। ये दोनों में है। आगे देखते हैं, डेविड हार्वे का रेडिकल ज्योग्राफी होना चाहिए मेरे ख्याल से। सॉरी, फिर से मिलाते हैं। डेविड हार्वे का होना चाहिए। ठीक है, ए का दूसरा हो जाएगा मेरे ख्याल से। वाल्टर इजार्ड का मेथड्स ऑफ रीजनल साइंसेस, इजार्ड का है ही। वाल्टर इजार्ड का हो जाएगा। और बी का पहला हो जाएगा, यानी डेविड हार्वे का सोशल जस्टिस एंड द सिटी। हार्वे का सिटी हो जाना है। ठीक है,
ठीक है। डेविड हार्वे का सोशल जस्टिस एंड सिटी हो जाएगा। रिचर्ड हॉडसन का पर्सपेक्टिव ऑन नेचर जाएगा। रिचर्ड पीट का रेडिकल जाएगा। सही है। तो इसका सही आंसर वो मिला लीजिए, ए का हो गया दूसरा, ए का दूसरा इसमें है, और इसमें भी बी का हो जाएगा आपका सॉरी, बी का हो जाएगा डेविड हार्वे का सोशल जस्टिस एंड सिटी। सोशल जस्टिस एंड सिटी यानी बी का पहला हो जाएगा। ठीक है। और रिचर्ड हॉडसन का पर्सपेक्टिव नेचर जाकर के इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित का प्रकार है। यहाँ देखिए प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि की बात किया, तो जन्म, मृत्यु और जनन क्षमता और मृत्यु दर और प्रवसन। तो प्राकृतिक जनसंख्या की वृद्धि की जब बात की जाती है, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को तो आप लोग याद रखिएगा, प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि में कौन कौन शामिल किया जाता है, उसमें जन्म दर और मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। मृत्यु दर को शामिल किया प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर में। तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का प्रकार है जो जनन क्षमता और मृत्यु दर। अगर अच्छा टोटल जनसंख्या वृद्धि दर, इसी को अगर पूर्ण जनसंख्या वृद्धि दर, उसमें प्रवास को सम्मिलित कर लिया जाता है। तो इसका सही आंसर केवल प्राकृतिक पूछा है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रवसन में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम होता है, अधिकतम है प्रवसन किसमें अधिकतम है। ग्रामीण से नगरी, नगरी से नगरी, नगरी से ग्रामीण, ग्रामीण से ग्रामीण। तो ग्रामीण से नगरी। ठीक है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो भारत में प्रवसन है वो ग्राम से नगर अधिक हो रहा है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। जननांगी संक्रमण सिद्धांत में घटना अनुक्रम है। ठीक है। तो यानी जननांगी संक्रमण सिद्धांत जो दिया गया है उसका क्या क्रम है, पहला क्या क्या देखिए, पहला स्टेज में क्या होता है, तो पहला स्टेज में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, तो यही हो जाएगा पहला। ठीक है। फिर उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये दूसरी स्टेज हो जाएगी, यानी दूसरा, पहला रहेगा फिर दूसरा रहेगा। निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, ये तीसरा हो गया। ठीक है, तीसरी स्टेज। निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, तो ये चौथा स्टेज है, एकदम क्रम में है ये। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्रम में, 20 का ए। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन निम्नलिखित में से किया जा सकता है। क्या पूछा है, ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का। तो ग्रामीण अधिवासों के स्थानिक वितरण प्रतिरूप का सबसे अच्छा अवलोकन दिया, भित्ति मानचित्र दिया है, भूकर मानचित्र दिया है, भूगर्भिक मानचित्र दिया है, धरातल पत्रक मानचित्र दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूकर मानचित्र, जिसे इंग्लिश में कैडेस्ट्रल मानचित्र, कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं, कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। ठीक है, कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं। इसका सही आंसर भूकर मानचित्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है। अंशदाता का नाम, अंशदायी सिद्धांत। देखिए P1 बाई P2 को आप मिला लीजिए जीके जिप से। ठीक है। तो चौथा का 4 हो जाएगा, चौथा का 4 यानी डी में है। चलिए आगे देखते हैं, जनसंख्या सीमा एवं वस्तु क्षेत्र, जनसंख्या सीमा एवं वस्तु क्षेत्र, जनसंख्या सीमा एवं वस्तु क्षेत्र, ये बीजेएल बेरी का हो जाएगा, यानी 3 का 3 हो जाएगा, 4 का 4, 3 का 3। और आगे देखें,
स्थिर के अस्थिर, इसमें कन्फ्यूजन रहता है थोड़ा से। स्थिर के हो जाएगा आपका डब्लू क्रिस्टालर का। डब्लू क्रिस्टालर का क्या हो जाएगा? स्थिर के। स्थिर के क्या हो जाएगा? डब्लू क्रिस्टालर का हो जाएगा। और अस्थिर के जो है क्या हो जाएगा? लास का हो जाएगा। तो 1 2 3 4 किसमें है? 1 2 3 4 देखिए डी में है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। विटेलसी विटलसी है, ठीक है, में कितनी कृषि प्रणालियों को पहचाना जाता है? 5 9 देखिए कृषि प्रणालियों के बजाय तो 13। ये अभी टीजीटी का पेपर आज ही मैं सॉल्व करा रहा था, तो उसी में क्वेश्चन पूछा था 2021 में। तो देखिए किस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि मतलब पुराने जो नेट के पेपर आए हैं उससे भी क्वेश्चन टीजीटी में जो आसान क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन है, उसको डाल दिया जाता है। तो इसलिए आपको नेट जेआरएफ को भी ध्यान में रखते हुए इसका पेपर को सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर टीजीटी भी देने जाए तो कुछ जो आसान क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 24। इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। तो वेनेजुएला देखिए पेट्रोलियम हो जाएगा, स्पष्ट एकदम सामने दिख रहा है आपका। और चीन स्थूल ईंधन हो जाएगा, ये भी सामने है। नीदरलैंड वायु शक्ति हो जाएगा, फ्रांस परमाणु शक्ति हो जाएगा। 1 2 3 4 कहाँ है? ये कई बार ऑप्शन दे चुका है। 1 2 3 4 इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। और टंगस्टन, टंगस्टन देखिए टंगस्टन दिया है। टंगस्टन देखिए टंगस्टन को आप मिला लीजिए चीन से, ठीक है, यानी ए का तीसरा हो जाएगा, सॉरी ए का दूसरा हो जाएगा, 2 में है। और कोबाल्ट को मिला लीजिए आप, कोबाल्ट, कोबाल्ट को मिला लीजिए जाम्बिया से। कोबाल्ट को मिला लीजिए जाम्बिया से, यानी बी का हो जाएगा पहला। ए का दूसरा, बी का पहला, दोनों में है। सी डी दोनों में भी चल रहा है। आगे देखते हैं, क्रोमियम को मिला लीजिए आप, क्रोमियम को मिला लीजिए दक्षिण अफ्रीका को मिला लीजिए, क्रोमियम को दक्षिण अफ्रीका से मिला लीजिए। सी का चौथा, तो सी का जो इसका अर्थ ये है कि इसका आंसर डी हो जाएगा। और मैग्नीज का हो जाएगा आपका यूक्रेन, ठीक है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स अगर की अच्छे से पढ़ते रहिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण। तो कथन क्या है? कुछ शीतोष्ण प्रदेशों में घास के मैदान उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिए गए हैं। कुछ शीतोष्ण प्रदेशों में घास के जो मैदान थे वो उपजाऊ भूमि में परिवर्तित कर दिए हैं, बिल्कुल सही अभिकथन है, ये बिल्कुल सही है। अगले कारण क्या है? इन भागों में तापमान का कम होना वर्षा को अधिक प्रभावी बनाता है। देखिए यहाँ पे तापमान कम है, तापमान कम है, तापमान कम है, जिससे क्या होता है? वर्षा प्रभावी होती है, वर्षा प्रभावी होती है। तो सही बात है, वर्षा प्रभावी होती है क्योंकि यहाँ पे तापमान कम होने के कारण, तो कारण भी सही है। अब देखिए व्याख्या करता है कि नहीं, इसको देख लेते हैं कि कुछ शीतोष्ण प्रदेशों में घास के मैदान उपजाऊ भूमि परिवर्तित कर दिए हैं गए हैं क्योंकि इन भागों में तापमान का कम होना वर्षा को अधिक प्रभावी बनाता है। तो स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो इसका दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हार्टलैंड सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? अंतर प्रांतीय संबंध की, केंद्र राज्य संबंध की, धरा शक्ति और समुद्री शक्ति के बीच संघर्ष की, राज्यों का। स्पष्ट रूप से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, धरा शक्ति एवं समुद्री शक्ति के बीच संघर्ष की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। देखिए याकूत, याकूत तो इसमें रूस हो जाएगा, याकूत से रूस को मिला लीजिए। बर्बर जो है उत्तरी अफ्रीका में हो जाएंगे, यानी ए का दूसरा, ए का दूसरा 2 में है। और बर्बर उत्तरी अफ्रीका बी का पहला, बी का पहला एक ही में, इसका अर्थ ये बी सही हो जाएगा आपका। आगे किर्गिज मिला, गिरगिज दिया है हमें, किर्गिज मध्य एशिया से बहुत फेमस, सी का जो है चौथा हो जाएगा। और रेड इंडियंस क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका, तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 28 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में बोली जाने वाली
निम्नलिखित भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी इंडो आर्टिक भाषा है? निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन इंडो आर्टिक भाषा है? खासी है, मुंडा है, संथाली है, खरिया है। इसका सही आंसर देखिए संथाली हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, संथाली हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली इंडो आर्टिक भाषा कौन सी है? तो संथाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए अभी हार्टलैंड थ्योरी मैकिंडर की बात हुई थी, तो हार्टलैंड को मैकिंडर से मिला देंगे, रिमलैंड को स्पाइकमैन से मिला देंगे। आसान क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा। देखिए मिलान में पूछ दिया, ऐसे कथन में पूछ देता था। तो ए का जो है चौथा हो जाएगा और बी का तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मिला राज्यों का वर्गीकरण, देखिए ये वान वाल्केनबर्ग का है, वाल्केनबर्ग राज्य का वर्गीकरण। और राज्यों का क्षेत्रीय वृद्धि सिद्धांत, रेडजल का हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, दूसरा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है? अब क्या है, यहाँ ध्यान देखिए, प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक नहीं है, सामाजिक सूचक नहीं है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं है पूछा है। अब देखिए प्रदेश में पहला है, प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या। तो प्रदेश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या, ये तो सामाजिक सूचक है, प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक है। और दूसरा है प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या, ये भी है, ये भी है। ठीक है, आगे सी दिया है प्रति 1000 व्यक्तियों पर मेडिकल कर्मियों की संख्या, ये भी भाई प्रादेशिक विकास का सामाजिक सूचक ये भी है। तो ये भी सही हो जाएगा, अर्थात कौन सा बच्चा? डी बचा। डी क्या है? जनसंख्या में तृतीयक कार्यकर्ताओं की संख्या, ये तृतीयकर्ताओं की संख्या, ये आर्थिक विकास का सूचक है, आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है, आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। प्रादेशिक विविधता मुख्यतः निम्नलिखित के कारण होती है। प्रादेशिक विविधता किससे होती है? प्रादेशिक विविधता मुख्यतः किसके कारण होती है? प्रादेशिक विविधता किसके कारण होती है? तो प्रति व्यक्ति आय के कारण होती है, कि प्राकृतिक संसाधनों का आधार है, औद्योगिक विकास है, कि नगरीकरण के स्तर है। तो प्रादेशिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? तो प्रादेशिक विविधता का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों का वितरण जो है। तो प्राकृतिक संसाधन का जो आधार है, यानी प्राकृतिक संसाधन कहीं पे पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं, कहीं पे कम पाए जाते हैं, कहीं पे नहीं पाए जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के कारण क्या होती है? प्रादेशिक विभिन्नता पाई जाती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कथन और कारण क्वेश्चन। अभिकथन क्या है? भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास लाने में विकास ध्रुव रणनीति विफल रही है। भारत में संतुलित प्रादेशिक विकास लाने में विकास ध्रुव रणनीति विफल रही है। बिल्कुल सही कथन है, विफल रही है। और कारण क्या है? कि सामान्य पिछड़ेपन की दशाओं में विकास का विस्तारीकरण कमजोर होता है। सामान्य पिछड़ेपन की दशाओं में विकास का विस्तारीकरण क्या होता है? कमजोर होता है। तो कारण क्या है? कारण भी सही है। ठीक है, कारण भी सही है। देखिए आप व्याख्या करता है कि नहीं, संतुलित प्रादेशिक विकास लाने में ध्रुव रणनीति विफल रही है क्योंकि सामान्य पिछड़ेपन की दशाओं में विकास का विस्तारीकरण कमजोर होता है। तो बिल्कुल सही है, कथन और कारण दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं कि प्रादेशिक नियोजन में पैट्रिक गिडीज ने निम्नलिखित संदर्शों में किसका उपयोग किया?
तकनीकी का, सामाजिक आर्थिक विकास का, पर्यावरणीय का, ऐतिहासिक पारसी का। तो सोशल इकोनॉमिक का यूज किया था पैट्रिक गिडीज ने। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति, प्रादेशिक विभिन्नता पर स्पष्ट रूप से चिंता व्यक्त की गई थी? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये पुराना क्वेश्चन है, P/Q। ठीक है, इसका पुराना क्वेश्चन है, जैसे कि अभी पुराने वाले जब मैं सॉल्व करा रहा था 4 से 8 के बीच में कोई सी में आया था, तो इसका प्रादेशिक, तो इसको मैं समझाया था। तो भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रादेशिक असंगति पर स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या है? यानी 6-9 से जो चली थी, 19 ऐसे बता देते हैं आपको। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी ये 1969 से 74। ठीक है, यही है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन से संबद्ध है? गुजरात का कौन सा शहर नमक के उत्पादन? सूरत दिया है, वडोदरा, कांडला, गांधीधाम। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कांडला हो जाएगा। कांडला में जैसे ज्वार का जो पानी आता है उसको भी रोक के बनाया जाता है नमक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कांडला। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, खनिज लोहा, खनिज तेल, अभ्रक और राक फास्फेट। तो राक फास्फेट को आप राजस्थान से ले आके मिला दीजिए, तो डी का तीसरा हो जाएगा। डी का तीसरा से ही आंसर निकल गया है, देखिए बी हो जाएगा इसका आंसर। ए का दूसरा हो जाएगा, यानी खनिज लोहा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, और खनिज तेल तो असम में पाया ही जाएगा ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, अभ्रक क्या हो जाएगा? झारखंड में, कोडरमा वाला क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर तापी के मुहाने पर स्थित है? तो अंकलेश्वर है, वडोदरा है, अहमदाबाद है, सूरत है। तो पुराना क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सूरत है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी घाट के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है? तो वृष्टि छाया प्रदेश में कौन सा आता है? महाबलेश्वर है, बारामती है, पंचघनी है, रत्नागिरी है। तो देखिए इसमें से जो होना चाहिए मेरे ख्याल से ये बारामती है। आप लोग कमेंट करके इसका सही आंसर बता सकते हैं। मेरे ख्याल से इसका बी सही आंसर होना चाहिए। आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या है इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्रों के क्रम में लगाइए। भौगोलिक क्षेत्रों यानी क्षेत्रफल के आधार पर लगाना है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा इसमें? तुम्हारा राजस्थान है, यानी 3, सबसे पहले 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा, यानी 3 के बाद 1 हो जाएगा। 3 के बाद 1 2 में है। फिर उसके बाद ये कर्नाटक तमिलनाडु में है, तो कर्नाटक में सबसे पहले कर्नाटक हो जाएगा, फिर उसके बाद तमिलनाडु रहेगा। इसका मतलब 2 हो जाएगा। तो इसका क्या अर्थ है? 3 1 2, 3 1 2 4। ये सही आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से आपको लगाना था। वृत्त एवं खंड चित्र को यह भी कहा जाता है। वृत्त और खंड चित्र को यह भी कहा जाता है, जैसे आपको ये बनाया जाता है। वृत्त एवं खंड चित्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए, रिंग चित्र, पायल चित्र, पाई चित्र, तो पाई डायग्राम कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। वह प्रक्षेप जिसमें लेक्सोड्रोम को सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। वह प्रक्षेप जिसमें लेक्सोड्रोम को सीधी रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है वह है नोमोनिक है, मर्केटर है, गाल स्टीरोग्राफिक है, सिलिंड्रिकल समक्षेत्री है। तो लेक्सोड्रोम को सीधी रेखाओं द्वारा दूर दर्शाया जाता है वो है आपका मर्केटर। तो शुद्ध दिशा प्रक्षेप है। तो लेक्सोड्रोम सीधी रेखाओं द्वारा किसे दर्शाया जाता है? वह कौन सा है? मर्केटर है। ठीक है, समुद्री क्षेत्रों में ये बात की जाती है। किसी एक बिंदु से दूसरी बिंदु, मर्केटर उसी के लिए फेमस भी है। ठीक है, मर्केटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, वह पद्धति जो आंकड़ों के एकत्रण, आंकड़ों का प्रक्रम, आंकड़ों की समीक्षा से बनी है वह कहलाती है डिजिटल इमेज, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग प्रणाली, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। देखिए आंकड़ों के एकत्रण, आंकड़ों के प्रक्रम, आंकड़ों की समीक्षा से जो बनी है वो उसे कहा जाता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो परिक्षेपण, ठीक है, परिक्षेपण यहाँ हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन से, इसको मिला लीजिए SD, ठीक है। टैली मार्क या टाली दिया है, टैली TALLY भाई, टैली मार्क, तो आप फ्रीक्वेंसी से मिला देते हैं बारंबारता, यानी ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा, और बी का क्या हो जाएगा? बी का चौथा हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का चौथा दोनों में है। अभी आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। ढाल की प्रतिक्रमण रेखा, ढाल की प्रतिक्रमण रेखा का हो जाएगा बी, और सहसंबंध रिग्रेशन के कोरिलेशन के लिए इस मालार का प्रयोग किया ही जाता है। तो इसको मिला है, सी का पहला हो जाएगा, सी का पहला इसमें है, और डी का तीसरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो 44 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, प्रकाश एवं छाया द्वारा धरातल को दर्शाने वाली विधि को कहा जाता है। प्रकाश एवं छाया द्वारा धरातल को दर्शाने वाली विधि को देखिए कहा जाता है, हिल शेडिंग है, स्पॉट हाइट है, श्योर है, बेंचमार्क है। प्रकाश एवं छाया की जब बात करेगा धरातल को दर्शाने वाली विधि को, तो इसे हिल शेडिंग कहा जाता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हिल शेडिंग, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या दिया है, 46 से 50 का उत्तर देना है आपको। ये पैराग्राफ को पढ़ना है, निम्नलिखित उद्धरण को पढ़कर प्रश्न संख्या 46 से, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा आसानी से, बहुत आसान होता है, एकदम हूबहू क्वेश्चन उसी में से दिए रहते हैं। मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूँ, ये इसको आपको पढ़ के आसानी से कर लेना है। आंसर बता दे रहा हूँ। 46 कथन का शायर से प्रस्तावित किया है, शायर ने प्रस्तावित किया है, तो कौन सा इसमें कथन आंसर सही हो जाएगा? 46 का ए हो जाएगा, 46 का ए सिद्धांत। और मानव भूगोल का नियत कार्य क्या है? तो 47 का इसमें हो जाएगा ए, मानव भूगोल का नियत कार्य हो जाएगा अंतः प्रज्ञाजन्य, यानी प्रज्ञाजन्य, यानी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और संस्कृति है ऋणात्मक कार्य, ठीक है। 48 का देखिए, संस्कृति है तो ऋणात्मक कार्य ए हो जाएगा। 49 मानव भूगोल निम्नलिखित अध्ययन है, तो मानव भूगोल निम्नलिखित अध्ययन है, इसमें मानव का प्राकृतिक अनुकूलन, मानव का प्रकृति का मानवीय अनुकूलन, प्रकृति का मानवीय अनुकूलन बी सही हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन लास्ट देखते हैं कि उपरोक्त परिच्छेद का मूल विषय क्या है? तो उपरोक्त परिच्छेद का मूल विषय है मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल। तो ये हो गए पूरे 50 क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं दिसंबर 2009 के पेपर को। अब इस वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, ग्रुप में शेयर कीजिए। और आपका पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।